आज आप सभी का दो कौड़ी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी वर्णमाला भाग 2 के तहत हम अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, घोष, अनुसार, अनुनासिक और पंचमा अक्षर, ये 6 बिंदुओं पे 7 बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। भाग 1 में हमने हिंदी वर्णमाला के पहले हिस्से में चर्चा किया था कि उनके संख्या कितना है, उच्चारण कहाँ से होता है इन बिंदुओं पे। और मैं जो भाग 1 था, जब कक्षा 6 की आप किताब अक्षरा जो हिंदी की किताब है, इसके पेज नंबर 137 पे जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जो नई हिंदी की किताब आई है उसमें अनिवार्य संस्कृत भी क्लास 6, 7, 8 में हो गया है। तो जब अनिवार्य संस्कृत वाले हिस्से में जाएंगे पेज नंबर 137 पे, तो आपको वहाँ पे मिलेगा। हमको याद है कि जब पुरानी कलरव थी तो वहाँ कक्षा 4 और 5 में ही आपको हिंदी वर्णमाला का पूरा विवरण मिल जाता था। आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, बहुत सिंपल इजी भाषा में समझिए। इस पर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इनको याद कैसे रखना है, इस पर सबसे ज़्यादा दिमाग में रहना। पहले बहुत व्यवहारिक रूप है। हम अपने गांव की भाषा में कहते हैं कि प्राण निकल गया, यानी प्राण का मतलब यहाँ से वायु का समापन हो गया। यानी पहला समझिए कि प्राण का अर्थ कहीं ना कहीं वायु से समझ लीजिए, ठीक। और अल्प प्राण का मतलब जब कम मात्रा में वायु निकले तो वो अल्प प्राण, और जब अधिक मात्रा में वायु निकले तो महाप्राण, ठीक। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन सा आएगा? जैसे 5 वर्ग थे, क वर्ग, च वर्ग, ट्र वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। और अंतस्थ व्यंजन जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए। ये जितने हैं आप सब किस में आएंगे? अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, क, ग, अंगा, च, ज, इया, ट, ड, अड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन। ये सभी क्या कहलाएंगे? आपके अल्प प्राण, ठीक। यहाँ तक कॉन्सेप्ट के लिए 3 × 5 = 15 और 4 = 19। अब आते हैं महाप्राण। महाप्राण का मतलब वायु की मात्रा अधिक निकले, महा से मतलब ज्यादा से। अब यहाँ पहला, अगर अल्प प्राण में पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा आ गया तो बचा क्या? दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन में कौन आ गया? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। यानी उसमें व्यंजन भी कितने हैं? 4। अब यहाँ ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ठ, ढ, फ, भ, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। अल्प प्राण, महाप्राण। अब अंतर ये है कि हम इसको दिमाग में कंफ्यूज करता है, तो बहुत इजी सिस्टम है, इसको समझिएगा। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आएगा? अ, और फिर क्या आएगा? म। और प्रत्येक वर्ग का पहले कौन आएगा? 1, 3, 5, एक गैप हो गया। यानी अल्प प्राण हिंदी वर्णमाला में पहले आया और प्रत्येक वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा, यानी शुरू में हो गया। और बाद में महाप्राण आया तो एक के बाद दूसरा कौन आया? 2 और 4। तो ये कॉन्सेप्ट अब शुरुआत कर लेंगे कि हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण शुरू में आया और 1, 3, 5, यानी गिनती की भी शुरुआत कहाँ हो गया? 1, 3, 5 प्रत्येक वर्ग। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो कभी आपको अल्प प्राण और महाप्राण में कंफ्यूजन नहीं होगा। और समझिए, अगर इसमें भी आप कंफ्यूज करते हैं अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, तो हिंदी वर्णमाला में अ पहले आ गया तो अंतस्थ व्यंजन किससे जुड़ गया? अल्प प्राण से। अ के बाद उ आया, उसमें व्यंजन तो किससे जुड़ गया? महाप्राण से। ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं घोष, अघोष, अघोष। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर समझने की कोशिश करिए। एक शब्द आता है घोषणा, यानी उद्बोधन से, और
हम करते हैं तो कभी कभी झंकृत आवाज़ निकलती है जिसको नाद बोलते हैं, और या मुहर्रम या कोई इस तरह का जहाँ बाजा बहुत तेज़ बोलता है तो आप देखते होंगे कि आवाज़ होती है। तो इसी तरह वर्ण के उच्चारण में भी अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, वो हल्का सा अंतर होता है, तो इसमें उसी के आधार पे घोष और घोष का निर्धारण किया गया है। इसको आप आसानी से समझने की कोशिश करते। अब अघोष की बात करेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और उसमें व्यंजन के प्रथम तीन उसमें व्यंजन, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा कौन हुआ? 1 2 यानी क ख च छ ज झ ट ठ त थ प फ, यानी 2 5 10। और प्रथम उसमें व्यंजन 4 है, यानी ह को छोड़ दीजिए, प्रथम यानी तालब से मूर्धन्य स दंत स, ये आपके किस में आ गए? अघोष में। इसके बाद आपका आ गया क्या? घोष। क्या आ गया? घोष। अब यहाँ देखिए, अब पहला दूसरा निकल गया तो बचा कौन? तीसरा चौथा पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ व्यंजन अंतिम उष्म व्यंजन। अंतिम उष्म व्यंजन कौन हो गया? हाँ, सभी स्वर्ण यानी अ से लेकर औ तक। क्लियर हो गया? अंतस्थ व्यंजन य र ल व। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा, यानी पहले वर्ग में हम जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ग घ अंगा, ज झ इया, ड ढ अड़। समझ में आया? द ध न, ब भ म, यानी प्रत्येक वर्ग का कौन सा? तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ व्यंजन अंतिम उष्म व्यंजन ह अ से अ, ये आपके किस में आ गए? घोष में आ गए। यानी इनके उच्चारण में नाद नहीं होता है, सॉरी नाद होगा, इसमें नाद नहीं होगा। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिए। अब हल्का से जान, जैसे हम कहते हैं क ख ग घ इया, ग घ इया कह रहे हैं तो आपकी क्या हो रहा है? नाद की आवाज होगा, इसलिए ये आपका आ गया क्या? इसमें घोष में। तो अब इसमें भी हम कंफ्यूज करते हैं, उस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। अघोष यानी अ पहले आ गया, घ बाद में आया। क्लियर हो गया? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, यानी पहला भी आ गया अब शुरुआत में तो पहला दूसरा। क्लियर हो गया? और घोष में प्रत्येक वर्ग का जब पहला दूसरा आ गया यहाँ पे, और प्रथम उसमें व्यंजन, यानी जो शेष बच गए हिंदी वर्णमाला में, वो सभी क्या हो जाएंगे? घोष में आ जाएंगे। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ व्यंजन उष्म व्यंजन का अंतिम अक्षर कौन? ह, और सभी स्वर्ण ये आपके किस में आ जाएंगे? घोष में। किस में आ जाएंगे? घोष में। तो आपका अल्प प्राण क्लियर हो गया होगा, महाप्राण क्लियर हो गया होगा, अघोष क्लियर हो गया, घोष क्लियर हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं, अनुस्वार अनुनासिक, जिसकी हमने चर्चा सारंगी कक्षा 1 की सारंगी पुस्तक के समय भी किया था। अनुस्वार और अनुनासिक दो चीजें समझिए। स्टैंडर्ड किताबों में यह कहा जाता है कि अनुनासिक में नाक का प्रयोग होता है, सॉरी अनुस्वार में नाक का प्रयोग होता है और अनुनासिक में मुंह का। लेकिन कहीं न कहीं यह भी है कि दोनों के उच्चारण में नाक और मुंह का प्रयोग होता है। अगर अनुस्वार की बात करेंगे तो सबसे अधिक उपयोग किसका होगा? नाक का। किसका होगा? नाक का अनुस्वार में, यानी मुख का कम उपयोग होगा। अनुनासिक में नाक का कम होगा और मुख से अधिक वायु निकलेगा। अनुस्वार में किससे अधिक वायु निकलेगा? नाक से, मुख से कम, और अनुनासिक में नाक से कम और मुख से अधिक होगा। अनुसार की बात हम करें, अनुसार का प्रतीक क्या हो जाएगा? बिंदी। क्या हो जाएगा? बिंदी। सिंपल, आप जब जाएंगे ऐसे समझिए, जब आप सारंगी कक्षा 2 की सारंगी की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसमें पेज नंबर 6 पे जाइएगा। कक्षा 2 की सारंगी में पेज नंबर 6 पे जाइएगा। उसमें लिखा है
कि अक्षर के ऊपर लगने वाले बिंदी को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, बहुत इजी भाषा में। और मैंने उसी किताब के सारंगी 2 पेज पे आपका अंगूर, पतंग, मंजन, घंटा क्लियर हो गया। अब यहाँ अनुसार को और समझिएगा। वास्तव में आपके सिलेबस में अनुसार के साथ पंचमा अक्षर भी है। पंचमा अक्षर किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, 5 वर्ग हैं। क वर्ग का अंतिम अक्षर अंगा, च वर्ग का अंतिम अक्षर इया, ट वर्ग का अंतिम अक्षर अड़, त वर्ग का अंतिम अक्षर न, प वर्ग का अंतिम अक्षर म। इन्हीं 5 को पंचमा अक्षर कहते हैं। और आजकल इन पंचमा अक्षर का हिंदी भाषा में अनुस्वार ने जगह ले लिया। यानी अब इन बिंदियों का हम प्रयोग न, इनको अर्ध रूप में प्रयोग न करके आज हम बिंदी के रूप में, अर्थात हम किसका प्रयोग करने लगे हैं? अनुस्वार को। तो पहला क्लियर हो गया पंचमा अक्षर। आप जब सारंगी के कक्षा 2 की सारंगी पेज नंबर 6 पे जाएंगे तो इन पंचमा अक्षर का आपका उल्लेख किया है। ठीक है। एक चीज और समझिएगा, संस्कृत की चीज है लेकिन जानना चाहिए। संस्कृत में ये नियम है जिस वर्ग का वर्ण आएगा उसी वर्ग का पंचमा अक्षर उपयोग होगा। यानी संस्कृत में नियम है कि जिस वर्ग का अक्षर आएगा उसी वर्ग का पंचमा अक्षर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। ठीक है। जैसे हमने लिख दिया खंड, ठीक है। अब यहाँ डमरू वाला ड, ठीक। अब हम पढ़ते हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़। अब यहाँ पंचमा अक्षर जो है ड आया, उसी वर्ग का अड़ आएगा। ठीक है। इसी तरह हम संधि को ले लें तो प, फ, ब, भ, सॉरी त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, धनुष वाला ध आया और उसी का अंतिम अक्षर का हमने प्रयोग किया अर्धना। तो ये संस्कृत में है। आजकल हिंदी में क्या हो गया है कि इन शब्दों की जगह धीरे धीरे अनुसार ने स्थान ले लिया है। तो ये हमने पंचमा अक्षर समझा या अनुसार समझा, इसको हम समझ लिए हैं और उसमें सबसे अधिक नाक से का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया। अब लास्ट में हम आते हैं अनुनासिक पे। अनुनासिक में सबसे अधिक किसका उपयोग होगा? मुख का, नाक का बहुत कम। अब जैसे हम सारंगी की कार्य पुस्तिका जब देखेंगे कक्षा 2 की, क्लास 2 की सारंगी के क्लास 2 में की सारंगी कार्य पुस्तिका देखेंगे और पेज नंबर 5 पे आपको जाएंगे तो ये पाँव, चांदी, सब्जियां, बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे अनुनासिक का उपयोग किया गया है। ठीक है। तो आज हमने आपसे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, घोष, अनुस्वार, अनुनासिक और पंचमा अक्षर पे आपसे चर्चा की। हिंदी वर्णमाला भाग 3 में वर्णों के उच्चारण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, मुख। अब इस मुख की बात हम कर लें तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, 1, 2, 3, 4, 5 और छठा हिस्सा जो होता है ये नाक। यानी ये एक प्रकार से ये 6 अंग माने जाते हैं मुख के। उच्चारण के रूप में इन 6 अंगों को ये माना जाता है कि इनका उपयोग होता है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ और नाक। और 6 तो मानक है कि इन 6 का उपयोग होता है, लेकिन कभी कभी जिह्वा का भी हम उपयोग करेंगे, इसका भी होता है। तो पहला चीज कि हम कंठ से उच्चारण किसका करते हैं, तो हिंदी वर्णमाला कंठ शुरुआत हुआ और हमने बताया कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनका उच्चारण जब हमने हिंदी वर्णमाला का भाग 1 पढ़ाया
तो हमने बताया कि उनका उच्चारण ही कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ जो होता है, और उसका हम सूत्र ही याद करते हैं KTMDO। तो अगर पांचों वर्ग, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, यानी क वर्ग का उच्चारण कंठ से, च वर्ग का उच्चारण तालव्य से, ट वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य से, त वर्ग का उच्चारण दंत से, और प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से। KTMDO ये हमने भाग 1 में भी चर्चा किया। इसके बाद आपका क, अब सिर्फ कंठ की हम बात करें तो क वर्ग तो आ गया, अ, आ, ठीक। और उसमें व्यंजन का अंतिम वर्ण कौन है? ह और विसर्ग। इनके उच्चारण में किसका प्रयोग करते हैं हम? कंठ का। किसका उपयोग करते हैं? कंठ का। अब देखिए, कंठ से ही शुरुआत है तो हिंदी वर्णमाला की शुरुआत में ही अ आ गया, ठीक है। तो ये भी पकड़ में आ जाता है कि अ आ, उच्चारण भी करेंगे आप तो लगेगा कंठ का उपयोग हो रहा है। ये विसर्ग की बात है। विसर्ग में एक चीज़ और समझ लीजिएगा, संस्कृत में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे हम शब्द प्रयोग करते हैं निसंदेह, एक एग्जाम्पल हम ले ले रहे हैं, निसंदेह, ठीक है। अब ये नी पे हम अधिक बल देते हैं, तो इसी को हम लोग बलाघात या स्वराघात कहते हैं। क्या कहते हैं? बलाघात या स्वराघात, यानी स्वर पे, इस पे अधिक। जैसे एक शब्द और ले लेते हैं, अंतःकरण। वहां पे भी अंतःकरण, यानी अंतः, इस पर बल हम अधिक दे रहे हैं, इसी को बलाघात या स्वराघात कहते हैं। दुख, यानी जितने विसर्ग के शब्द आएंगे ये आएंगे, और इनका संबंध किससे है? कंठ से। किससे है? यानी कंठ के उच्चारण किसका होगा? अ, आ, क वर्ग, अंतिम उसमें व्यंजन ह और विसर्ग। अब तालव्य की बात करें, जब अ आ की चर्चा कर लिए तो क्या बच गया? ई, च वर्ग, य, अस। यह अंतस्थ व्यंजन का प्रथम अक्षर और उसमें व्यंजन का प्रथम अक्षर। तो उसमें व्यंजन, जिसको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, का प्रथम अक्षर कौन हो गया? तालव्य स। और अंतस्थ व्यंजन का प्रथम अक्षर कौन हो गया? य। यानी तालव्य में ई, च वर्ग और यस, ये च वर्ग के साथ यस शब्द अगर दिमाग में रहेगा तो तालव्य का भी हमारा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं मूर्धन्य से। तो री, इसके उच्चारण में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लियर भी है कि मूर्धा से होगा। त वर्ग तो पहले ही से हम जानते हैं मूर्धा से। अब यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन का दूसरा अक्षर कौन है? र, य, र। और तालव्य शब्द, उसमें व्यंजन का जब प्रथम अक्षर आ गया तो यहाँ पर भी तो दूसरा अक्षर आएगा, तो यानी मूर्धन्य स, रस, मूर्धन्य स, यानी मूर्धन्य स कहते ही हैं, तालव्य स कहते ही हैं। तो इसको भी हमें यहाँ पर बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें हम आपके समझे, री, ट वर्ग और र और मूर्धन्य स, ये आपका मूर्धा से उच्चारण। दंत से बात कर लें, त वर्ग, KTMDO, ये उच्चारण से ही है। और य, र, ल, यानी अंतस्थ व्यंजन का तीसरा अक्षर। और दंत स, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, क्रम से ये भी चलता है, तालव्य, मूर्धन्य और दंत, यानी दंत स भी क्लियर। ये किसका उच्चारण? दंत से। अब हम आ गए ओष्ठ से। अब बहुत प वर्ग, KTMDO, इसी से प वर्ग क्लियर है भाई ओष्ठ से, ये तो पहले भाग में हम चर्चा कर लिए। अब उ, हम बोल भी रहे हैं उ, दोनों की किसका उपयोग हो रहा है? ओष्ठ का, एकदम स्पष्ट, इसमें तो कंफ्यूजन है ही नहीं है, ठीक। यहाँ तक हमने चर्चा कर लिया, क्लियर हो गया। अब क्या होता है, कभी कभी आपस में तालमेल बैठ जाता है, इन दोनों का मिल जाता है। जैसे एक शब्द आ गया ए, आए,
ठीक। अब इसका उच्चारण किससे होगा? कंठ तालव्य से। कंठ तालव्य से उच्चारण किसका होगा? ए और ऐ का। समझ में आ गया? अगर आपको इसको समझना होगा तो हमने एक जगह चर्चा किया था भाग 1 में कि अ में ई मिला तो ए बना, अ में ई मिला तो ए बना। तो यहाँ समझिएगा कि अ का उच्चारण किससे हुआ? कंठ से। ई का उच्चारण किससे हुआ? तालव्य से। इसीलिए कंठ और तालव्य के नाम से ए और ऐ का। क्लियर हो गया? इसके बाद अब आया कंठोष्ठ से। अब इसके तर्क में हमको जाने की जरूरत नहीं है, कंठ और ओष्ठ की बात अलग है। इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि अ और उ मिलके ओ बनता है, फिर अ में ओ मिला तो औ बना। तो अ में उ मिला तो अ किससे उच्चारण है? कंठ से। उ किससे उच्चारण है? ओष्ठ से। तो इसीलिए कंठोष्ठ और दोनों के उच्चारण से मिलके ही कंठोष्ठ में तो ओ और औ ऐसे भी लगेगा, कंठ और ओष्ठ, ओ और औ। मैं इसलिए अलग कर रहा हूँ कि आपको एक बार दिमाग में शिफ्ट हो जाएगा तो आसानी से याद है। अब दंतोष्ठ, अब वो किससे उदाहरण है? दंतोष्ठ से। ब किससे हो गया आपका? प वर्ग में प फ ब भ ओष्ठ से। और दंतोष्ठ कौन हो गया? वो। ये एग्जाम में, टेट के एग्जाम में शायद पूछा भी जा चुका है और हमेशा इनसे एक क्वेश्चन जनरली आता है। क्लियर हो गया आपका यहाँ तक? अब हमने पार्ट 1 में आपको उसमें व्यंजन की चर्चा किया था। तो ये संघर्षी व्यंजन भी हो सकते हैं, यानी उसमें व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, इनको हम किस नाम से जान सकते हैं? संघर्षी व्यंजन। अब इनके उच्चारण की चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो इसको समझने की कोशिश करिएगा। द्विगुण व्यंजन जिनको हम अर्धर के रूप में प्रयोग करते हैं, चूंकि द्विगुण व्यंजन का उदाहरण जैसे हमने सड़क, ठीक है, दौर, घड़ा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो एक चीज़ समझिएगा, जिह्वा का भी प्रयोग होता है, यानी जीभ जो हमारी होती है, जिह्वा जो होता है वो ऊपर की ओर जाती है। तो जिह्वा धन मूर्धा का उपयोग होता है किसके? द्विगुण व्यंजन के उच्चारण। और एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लीजिएगा कि द्विगुण व्यंजन किसी भी शब्द के या तो मध्य में होगा या तो कहाँ होगा? अंत में होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज हमने हिंदी वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण पर चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद।